नमस्कार सर। फैकल्टी कोऑर्डिनेटर एवं वॉक्स पेरिटस के सभी सदस्यों की ओर से हम आपको अपने पॉडकास्ट वॉक्स पेरिटस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में आपका अनुभव कैसा रहा, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत ही अविस्मरणीय रहा। छात्रों के साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया। देखिए, कुछ लोग जो यहाँ अभी पढ़ा रहे हैं या जो अध्यापक हैं वो मेरे भी अध्यापक रहे हैं, तो मेरे लिए तो एक सिरे से जिसको होम कमिंग कहते हैं वैसी एक अनुभूति का मैं कर रहा हूँ अनुभव। और उसके अलावा मेरी समझ से बच्चों के अंदर चाह बहुत अच्छी है, सीखने की ललक है, मेहनत करने का मादा है, और जिस प्रकार के वो प्रश्न पूछते हैं उससे आपको समझ में आ जाता है कि ये बच्चे वो हैं जो एक्चुअली सीखना चाहते हैं। और मेरी समझ से वो सबसे ज़रूरी बात है किसी भी विधि के छात्र के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसके लिए सवाल पूछते रहना बहुत ज़रूरी है। सर, तो हम शुरू करें? जी बिल्कुल। सर, मेरा प्रश्न ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग आजकल एक बड़ा कानूनी एवं परिवर्तन का विषय बन गया है। हमारे जो सुनने वाले हैं या जो इस विषय से ज़्यादा परिचित नहीं है भारत में, उससे आप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को कानून कैसे देखता है और ऐसे मामलों में मुख्य कदम क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के उन्मूलन के लिए एक बहुत व्यापक स्तर पे एक बॉडी का गठन किया था जिसका नाम था FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की एक बॉडी थी जिसके अंतर्गत सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो नेशनल स्केल पे थी, सारी स्टेट पार्टीज जिनको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ में, उन सब ने ये करार किया था कि वो अपने जितने भी कानून हैं उनको मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में बनाएंगे, या ऐसे अगर कोई प्रावधान नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करते हैं तो वो ऐसे कानून लाएंगे जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सके, और उससे जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो निकलते हैं उनको वापस कंसोलिडेटेड फंड्स में लाया जाए, गवर्नमेंट के फंड्स में, जिससे जो भी लोग ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस से प्रभावित होते हैं या उन लोगों का पैसा डूबता है वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला जाए। राइट? तो ये था, इसीलिए उन्होंने फिर मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्मूलन अधिनियम है 2002 का, राइट, वो लेकर आए। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो थी उसमें धारा 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में मुख्य चीज है, पहले होता है आपके कंसीलमेंट, कि आप छुपा रहे हैं कि ये जो संपत्ति है, ये जो धन है, ये जो काला धन है, उसको आपने कहीं छुपा दिया है। राइट? कंसीलमेंट फिजिकल कंसीलमेंट भी हो सकता है या थ्रू डिफरेंट क्रिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, कहीं ऑफशोर अकाउंट में पैसा पार्क कर देना, राइट, या फिर मनी किसी प्रकार से आया था और आपने कैश से उठाकर सीधे गोल्ड खरीद लिया जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। राइट? तो एक तो होता है कंसीलमेंट, दूसरा होता है पोजेशन। पोजेशन यानी आपने उसको अपने पास रखा, या तो आपने उसको चल रूप में रखा या अचल रूप में रखा, राइट, है ना, या तो फिजिकली आपने उसको रख रहे हैं या फिर आप उसको नोशनली अपने अकाउंट्स में स्टोर कर रहे हैं, तो पोजेशन भी मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है। तीसरा होता है एक्विजिशन। अगर आपको पता है कि कोई चीज में हवाला या काला धन से वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आप उस प्रॉपर्टी को ये जानते हुए कि वो हवाले के मुद्राओं से खरीदी हुई है, आप उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा। चौथा है यूज यानी आप अगर किसी भी पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आपने काले धन से कोई प्रॉपर्टी खुद खरीद ली या कोई किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स किए, तो वो उसकी परिधि में आएगा। और पांचवा है आपके क्लेमिंग या प्रोजेक्टिंग टेंटेड मनी एज अनटेंटेड मनी, यानी ये क्लेम या प्रोजेक्ट करना कि साहब ये पैसा जो है ये काला धन तो है ही नहीं, ये तो मुझे लेजिटिमेट सोर्सेस से मिला हुआ है। राइट? तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में आएगा। तो आप देख रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग की जो परिभाषा है वो इतनी व्यापक हो गई है कि उसके अंतर्गत कंसीलमेंट, पोजेशन,
एक्विजिशन, यूज और प्रोजेक्टिंग या क्लेमिंग टेंटेड प्रॉपर्टी एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी की श्रेणी में आता है। तो ये थी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन इटसेल्फ। अब आपका दूसरा सवाल था कि वो क्या स्टेप्स होते हैं, जी है ना। स्टेप्स इसमें सबसे पहले ये होते हैं कि ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके डेप्यूटी डायरेक्टर को अगर लगता है फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि ये प्रॉपर्टी है जो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज की जा सकती है, राइट, तो ये तो उसका सिविल पार्ट हो गया, तो वो इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करेंगे। एक बार प्रोविजनली अटैच करेंगे, उसके बाद अगर वो प्रोविजनल अटैचमेंट कंफर्म हो जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा, तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को न्यायालय में जो मैटर चल रहा होगा 44-46 के अंतर्गत, तो वहाँ वो ट्राई किया जाएगा। उसके बाद अगर माननीय न्यायालय भी इस कंक्लूजन पे आता है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट है उसको कन्फिस्केट किया जाएगा। वो कन्फिस्केशन का ऑर्डर जो होगा वो धारा 58B या धारा 60 मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के अंतर्गत पास होगा, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी का जो विलय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संपत्ति के साथ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ सिविल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस है, वहां सेक्शन 3 और सेक्शन 4 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के वो एक स्टैंड अलोन ऑफेंस है। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते पाए गए तो आपकी प्रॉपर्टी तो जाएगी अटैच होगी, और प्रोविजनली उसके बाद उसकी कंफर्म होने के बाद उसको आप सेल भी कर देंगे, बट अगर कन्फिस्केट भी कर देंगे, सॉरी, बट अगर आपके पास आपने ये ऑफेंस भी कमिट किया है तो उसके अलावा आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, जिसमें धारा 3 और 4 के तहत आपको 7 वर्ष की सजा भी हो सकती है, राइट। तो इन केसेस जहां मनी लॉन्ड्रिंग या जो कंसील्ड प्रॉपर्टी मेरी खुद की है, तो मुझ पे सिविल प्रोसीडिंग्स भी अलग से चलेंगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी अलग से चलेंगी, राइट। तो ये है बेसिक स्कीम लेजिस्लेशन। जी सर, आज के समय में ग्लोबलाइजेशन और क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच आप क्या लगता है आपको कि मौजूदा मनी लॉन्ड्रिंग कानून काफ़ी है या हमें और मजबूत कानूनी ढांचे चाहिए? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो कानूनी ढांचे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल सकें, राइट। जहाँ एक ओपन टोकनाइजेशन है या ओपन चेन है, वहाँ तो आप समझ सकते हैं कि पैसे का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। जहाँ क्लोज ब्लॉक चेन आती है वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज आपको पता भी नहीं है, और वो चूंकि सुपर इंक्रिप्टेड है, आप उसको कहीं से भी बीच में तोड़ के नहीं पता कर सकते क्या है। पूरा का पूरा जो केसेस ऐसे थे, हमने बहुत सारे मैटर्स ऐसे किए हैं क्रिमिनल साइड पे जहाँ पे वॉलेट्स लॉक हो गए। अब अगर वॉलेट्स ही लॉक हो गए तो आपको यही नहीं पता है कि वॉलेट्स के अंदर कितना पैसा था, राइट। तो ऐसी काफी सिचुएशंस हैं जहां पर आप जहां कानून जो है वो अपनी पूरी तरीके से अपने हाथों को फैला नहीं पाता, राइट, लंबे होने के बावजूद, राइट। ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे टेक्नोलॉजी लॉज हैं उनको इस प्रकार से अमेंड किया जाए कि वो आज के जितने भी ऑफेंसेस हैं या जो नए नए ऑफेंसेस की कार्यप्रणाली बनती जा रही है, लोगों को जो नए नए ख्याल आ रहे हैं, ऐसे नए जनरेशन के क्रिमिनल से डील करने के लिए हमारे लॉज को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जी राइट सर, एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का विजय मदन लाल चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2022 वाला फैसला पीएमएलए की व्याख्या पर किस तरह से असर डालता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजेस की खंडपीठ ने 4 या 5 चीजें कही थी विजय मदन लाल चौधरी ने। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो भी आपके प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं जो सीआरपीसी में, यानी जो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नेत हैं, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर लागू ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत डेंजरस प्रोपोजिशन थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईडी ऑफिसर्स जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स हैं ही नहीं, तो जब पुलिस ऑफिसर्स नहीं है तो जो सीआरपीसी के सेफगार्ड्स आपको पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट अवेलेबल थे वो ईडी के ऊपर लागू ही नहीं होते। तीसरी चीज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कही थी कि ये जो कर रहे हैं, जो प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि ईडी के पास पूरी पावर है अटैच करने की प्रॉपर्टीज, उनके पास पावर है अरेस्ट करने की,
उनके पास पावर है सर्च करने की, सीज करने की, समन करने की। वो सारी पावर्स जो पुलिस के पास होती हैं ट्रेडिशनली, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी जाएगी, इसको इंक्वायरी कहा जाएगा। अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो सीआरपीसी जो इन्वेस्टिगेशन से डील करता है वो भी अप्लाई नहीं करेगा। ऐसा इस जजमेंट के थ्रू किया गया है जिससे ईडी को एक सुप्रा पुलिस अथॉरिटी बना के रखा है। अब जैसे एक पुलिस स्टेशन है, आप ये मानेंगे कि पुलिस स्टेशन एक टेरिटोरियल लिमिटेशन से बाउंड होता है। ईडी के साथ दिक्कत यह है कि वो किसी टेरिटोरियल लिमिटेशन को नहीं फॉलो करती, जिसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि अगर ईडी ने कभी भी किसी को समन किया तो लेट्स से ईडी दिल्ली में बैठ के केरला में बैठे इंसान को भी समन कर सकती है। वो सबसे बड़ी समस्या है। तो इस जजमेंट से मेरे हिसाब से काफी नुकसान हुआ है लोगों के मूलभूत अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट्स जिसे आप कहते हैं पार्ट 3 में, है ना, राइट टू फेयर ट्रायल, उससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और साथ साथ राइट टू कैरी आउट ट्रेड, कॉमर्स और प्रोफेशन भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राइट, तो मेरे हिसाब से अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक और खंडपीठ बैठी है इसके रिव्यू, पुनरावलोकन करने के लिए। तो एक बार पुनरावलोकन हो जाएगा इसका, तो फिर उसके बाद आपके सामने हालत स्पष्ट होगी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस केस में खुद अपीयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये ठीक नहीं होगा इसके बाद ज्यादा बोलना। जी सर, धन्यवाद।